किन किन संज्ञाओं का प्रयोग किया है? तो ध्यान रखेंगे समूहवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार ठाउदारा से और आप सभी छात्र छात्राओं का पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म में एग्जाम रिलेटेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बातें बताई थी बेकारी शब्द से संबंधित कि बेकारी के अंतर्गत किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अबेकारी शब्दों के अंतर्गत किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने दर्शाया था कि बेकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, अर्थात जिसमें नंबर 1 संज्ञा की बात की गई थी, नंबर 2 सर्वनाम की बात की गई थी, नंबर 3 क्रिया और नंबर 4 विशेषण में बताया गया था। तो आज जो पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो नंबर 1 पॉइंट आएगा यहाँ पर संज्ञा, और संज्ञा अब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि आप यहाँ पर अब संज्ञा का जो सबसे मुख्य चैप्टर आता है हिंदी के अंतर्गत संज्ञा, जो राज्य स्तर की परीक्षाओं के अंतर्गत सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो सर्वाधिक संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इन चारों ही पॉइंटों के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो आज पहला पॉइंट पढ़ेंगे संज्ञा से संबंधित और इसे अच्छी तरीके से आप पॉइंट को समझेंगे क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आज पॉइंट पढ़ेंगे अब संज्ञा। अब संज्ञा के अंतर्गत किन किन शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है या वन लाइनर के अंतर्गत किन किन पॉइंटों का प्रयोग होता है। तो देखेंगे पॉइंट में नंबर 1 ये संज्ञा। जो संज्ञा शब्द है तो वह बेकारी शब्द के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। संज्ञा का जो चैप्टर है अर्थात बेकारी शब्द क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बेकारी वह शब्द होते हैं जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है तो उन्हें बेकारी शब्द कहा जाता है, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें अबेकारी शब्द कहा जाता है। तो बेकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है उसी का एक पॉइंट है संज्ञा। अब संज्ञा के अंतर्गत यदि हम परिभाषा की बात करें कि संज्ञा शब्द क्या होता है या संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो आप अधिक परिभाषा के अंतर्गत ना पढ़कर एक शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे जहां पर पूरे वाक्य में या किसी शब्द में कुछ ना कुछ अर्थ नाम के अंतर्गत निकलता है तो वह संज्ञा शब्द कहलाता है। तो परिभाषा में पॉइंट समझे कि जहां पर पूरे वाक्य में किसी भी कोई प्रकार का कोई वाक्य दे रखा हो या किसी शब्द में कुछ ना कुछ अर्थ नाम के अंतर्गत निकलता है तो वह संज्ञा शब्द कहलाता है। या दूसरे आधार पर समझेंगे, यदि विश्व में किसी का कुछ न कुछ नाम है तो वह संज्ञा शब्द कहलाता है। 2 पॉइंट आपने पढ़े संज्ञा के अंतर्गत कि यदि इस विश्व के अंतर्गत पूरे ही विश्व के अंतर्गत कोई भी शब्द ऐसा आ जाए जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है तो वह संज्ञा शब्द कहलाता है। या जहां पर पूरे वाक्य में या किसी शब्द के अंतर्गत किसी भी प्रकार के नाम का बोध होता है तो वह संज्ञा शब्द का प्रयोग
किया जाता है। अब वन लाइनर के अंतर्गत यदि हम बात करें तो संज्ञा से संबंधित कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ेंगे, तो वन लाइनर के अंतर नंबर 1 पॉइंट पढ़ेंगे जो किस प्रकार से दे रखा होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 आता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो संज्ञा से संबंधित होगा, जो बताया गया कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं तो वह 3 होते हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर समझेंगे, जिसमें नंबर 1 शब्द आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 आता है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 आता है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं तो वह 2 होते हैं, जिसमें नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। सभी नोट करते रहें, यहाँ पर समझते रहें, क्योंकि वन लाइनर से संबंधित जो राज्य स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 7-8 क्वेश्चन वन लाइनर में समझाए जा रहे हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं संज्ञा के, या अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, व्याकरण के आधार पर कितने होते हैं, किस प्रकार से संज्ञा के भेदों को बांटा गया है। तो यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं नोट करते रहे वही पॉइंट को। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपने पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी। अब नंबर 2 क्वेश्चन समझेंगे तो व्युत्पत्ति पढ़ा भी, दूसरा पॉइंट समझें जिसमें बात की गई उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। अब उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं तो वह 5 होते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 5 होते हैं। संज्ञा के भेद 5 होते हैं, जिसमें नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो आपने उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद पढ़े, जिसमें नंबर 1 आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। मान लिया कि यदि द्रव्यवाचक संज्ञा ना दे रखी हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत पदार्थवाचक संज्ञा का प्रयोग भी किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा से द्वितीय नाम जो निकलता है या द्रव्यवाचक संज्ञा का जो द्वितीय नाम होता है तो वह पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। तो आपने 2 पॉइंट पढ़े। अब तृतीय पॉइंट पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के भेद 2 होते हैं। अर्थात जो जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं तो वह 2 होते हैं। अब इन जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेदों का प्रयोग कौन कौन से
संज्ञा के अंतर्गत किया जाता है, या कहें कि जातिवाचक संज्ञा के जो भेद दो बताए गए, तो ये दोनों भेद कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 जो बताया गया इसमें, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नंबर 1 आता है समूहवाचक संज्ञा। ऐसे ही नंबर 2 आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, या द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो जो पदार्थवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है, दोनों ही एक पॉइंट कहलाते हैं। और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा से हटकर जो पहला पॉइंट आया, तो उसे समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा के जो दोनों पॉइंट हैं, तो वो समूहवाचक कहलाता है या द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहलाता है। अब इस जातिवाचक के जो दो भेद बताए गए, इससे मुख्य पॉइंट एक निकल कर आता है, जिसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो ये वन लाइनर में अच्छे से समझते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार प्रयोग किया गया है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, या कहें कि जातिवाचक संज्ञा का जो राइटर हैं वो कौन कहलाते हैं या किन्हें माना जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया कि जातिवाचक संज्ञा के जो ये दो भेद बताए थे, तो वह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने बताया है। अर्थात बात करें कि श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किन दो संज्ञाओं का प्रयोग किया है, तो आप ध्यान रखेंगे समूहवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर कहें कि जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो वह 2 होते हैं, और इन दोनों भेदों को किसके द्वारा बताया गया, तो श्री कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा बताया गया। या कहें कि श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किन किन संज्ञाओं का प्रयोग किया है, तो ध्यान रखेंगे समूहवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन आप नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ही ध्यान रखेंगे। अब या आप नोट करते रहे, 3 पॉइंट आपने पढ़े। अब चौथे पॉइंट में समझेंगे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो आप ऐसे ही ध्यान रखें कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद 5 होते हैं। जैसे संज्ञा आपने 5 पढ़ी, 5 प्रकार की होती हैं, तो ऐसे ही अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद 5 होते हैं। अब हम बात करें कि सार्वमान्य आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप समझेंगे कि सार्वमान्य आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं, तो वह भी 5 होते हैं। सार्वमान्य आधार पर, सार्वमान्य का मतलब है कि व्यक्ति किन संज्ञाओं को सर्वाधिक मानते हैं या किन्हें किन्हें मानते हैं। तो आप समझें कि सभी व्यक्ति संज्ञा के जो भेद मानते हैं, तो वह 5 मानते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, समझें कि हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो हिंदी में संज्ञा के भेद 3 होते हैं, जिसमें बात की गई नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा की, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा की, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा की। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट वन लाइनर में आप समझेंगे कि कुल संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो कुल संज्ञा के भेद भी 5 ही होते हैं। अब लास्ट पॉइंट आया व्याकरण के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट समझेंगे व्याकरण। व्याकरण ऐसे ही समझें कि व्याकरण किन्हें कहा जाता है। तो जो व्याकरण को रचने वाले लेखक होते हैं, उन्हें व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण अर्थात व्याकरण को जो रचने वाले लेखक हैं, उन्हें ही व्याकरण कहा जाता है। और व्याकरण के आधार पर जो संज्ञा के भेद माने जाते हैं, तो वह 5 माने जाते हैं। तो आपने पूरी संज्ञा के अंतर्गत वन लाइनर जो पॉइंट थे, जो राज्य स्तर की परीक्षाओं में पूछे आते हैं, तो उनकी बात की गई, जिसमें मैंने 8 क्वेश्चनों की बात की। अब यहाँ पर
नंबर 1 पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें मैंने बताया कि संज्ञा के भेद 5 होते हैं, जिसमें नंबर 1 पॉइंट व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 पॉइंट में व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो आप यहाँ पर समझें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या कहलाती है। तो यहाँ पर समझें, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति कोमा एक वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आपने परिभाषा में पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो मैंने एक छोटे से पॉइंट में परिभाषा को समाप्त किया कि जहां पर किसी एक व्यक्ति कोमा एक वस्तु के नाम का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जा सकता है। जैसे अब आप एग्जाम्पल में यदि समझें तो समझेंगे, जिसमें नंबर 1 गंगा कोमा हिमालय कोमा रीता कोमा रवि डैश आदि। अब यहाँ पर देखें कि गंगा शब्द, गंगा किसी एक के नाम का बोध कराता है, हिमालय भी किसी एक ही संज्ञा शब्द का बोध कराता है, रीता भी किसी का नाम है अर्थात एक ही नाम के बोध को दर्शाता है, रवि भी एक ही नाम को दर्शाता है। तो ये सभी शब्द जो होते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आपने ये हर एक पॉइंट पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित एग्जाम्पलों के अंतर्गत। अब आप किसी भी पॉइंट में पढ़ेंगे, किसी भी किताब के अंतर्गत यदि आप पढ़ेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो भेद दे रखे होंगे या व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एग्जाम्पल के आधार पर समझा रखी होगी, तो उन सभी पॉइंट के अंतर्गत परिभाषा से संबंधित एग्जाम्पलों के अंतर्गत 2 या 4 या 6 एग्जाम्पल ही दिए होते हैं। लेकिन अब मैं नोट करके जो पॉइंट समझाने वाला हूं, तो आप इस नोट पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आप इस नोट वाले पॉइंट में 1000, 2000, 3000 शब्दों की बात करेंगे। अब ये 1000, 2000, 3000 शब्द मैं किस प्रकार से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो यहां पर समझेंगे ये पॉइंट नोट करके। और इस नोट में समझें, परिभाषा आपने पढ़ी है, एग्जाम्पल पढ़ी, लेकिन ये जो 1-2 हजार शब्द थे ये शॉर्ट में किस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो यहां पर समझेंगे। देखो नोट करके, व्यक्तियों के नाम, मैं तुम्हें 2-4 पॉइंट समझाना चाहता हूं, आप 2-4 पॉइंट से ही ध्यान रखेंगे। जिसमें मैंने नंबर 1 पॉइंट बताया व्यक्तियों के नाम। यदि इस संसार में किसी भी व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। अब एग्जाम्पल बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्तियों के नाम आपको मिल सकते हैं। तो आपने पहला पॉइंट पढ़ा। ऐसे ही दूसरे पॉइंट में यदि बात करें तो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है महिलाओं के नाम। सभी महिलाओं के जो नाम होते हैं वह व्यक्तिवाचक शब्द के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही आगे पॉइंट लिखा हुआ है पर्वतों के नाम, अर्थात पर्वतों के जो नाम होते हैं वह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अब पर्वत क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, डैश आदि, इस प्रकार के पर्वतों के जो सभी नाम होंगे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत
प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही आगे शब्द लिखा हुआ है ग्रंथों के नाम। अब ग्रंथ क्या होंगे? तो रामायण महाभारत या काव्य किसी भी प्रकार का किसी भी ग्रंथ का नाम दे रखा हो तो सभी ग्रंथों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है दिनों के नाम, अर्थात जो दिनों के नाम होते हैं वह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही आगे पॉइंट यदि बात करें महीनों के नाम, अब महीनों के जो नाम होते हैं वह सभी व्यक्तिवाचक शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही सभी वर्षों के नाम, वर्षों के जो नाम होते हैं वह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आप इन सभी पॉइंटों के अंतर्गत देखेंगे। अब पॉइंट और भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 2-4 पॉइंटों के अंतर्गत एक बहुत बड़े आधार पर आपको समझाया कि यदि कहीं पर मंदिरों के नाम दे रखे हों, पुस्तकों के नाम दे रखे हों, भाषाओं के नाम दे रखे हों, उपभाषाओं के नाम दे रखे हों, डैश डैश आदि, ये सभी जो होते हैं वह व्यक्तिवाचक शब्द कहलाते हैं। तो आपने एक छोटे से पॉइंट के अंतर 2-3-4 हजार शब्दों की बात करें जो व्यक्तिवाचक शब्द के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब वह पॉइंट नोट करके क्या होगा? तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि नोट किया सर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर नोट क्यों समझाने पर लगे पड़े हैं। तो मैंने आपको बताया कि यदि आप आज का जो टॉपिक है संज्ञा, इस संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इन चारों पॉइंटों से सर्वाधिक क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर नोट करके इसलिए लिखवाया कि आप मोस्ट पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, वेरी वेरी पढ़ रहे हैं, लेकिन वेरी वेरी पर इन सभी शब्दों पर ध्यान नहीं जा पाता। लेकिन जब आप एक नोट पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये नोट कहीं 100-200 का तो नहीं है, तो आपका ध्यान नोट की तरफ पहले जाएगा, लेकिन मोस्ट की या इम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी की तरफ नहीं जा पाएगा। तो इसलिए सर्वाधिक नोट आप इन 4 चैप्टरों के अंतर्गत अब पढ़ेंगे। कहीं पर 100 का भी आ सकता है और कहीं पर 2000 का भी। तो अब दूसरे नोट की बात करेंगे जिसमें 2-3 हजार नोट तो आपने पढ़ लिए, लेकिन अब दूसरे पॉइंट में समझेंगे। और दूसरा पॉइंट यह सर्वाधिक मुख्य है जिसमें बात की गई कि जहां पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम दे रखा हो तो उस विशेष व्यक्ति में कौन सी संज्ञा होगी। तो दूसरे नोट की हमने बात करी जो मुख्य नोट था, और जब मुख्य होगा तो कुछ मुख्य ही होगा। तो यहाँ पर इस मुख्य में बात की गई किसी विशेष व्यक्ति का नाम, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति का जो नाम होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब विशेष क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आप एक मुख्य शब्द पढ़ेंगे जिसमें बात की गई गांधी जी की। अब यहाँ पर शब्द की बात की गई गांधी की, मैं यहाँ पर वह 4-5 शब्द समझाऊंगा जो विशेष के अंतर्गत होंगे, लेकिन आप इन 4-5 शब्दों से ही अन्य शब्दों की भी व्याख्या खुद ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम दे रखा हो तो उस विशेष व्यक्ति में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेष में आपने गांधी जी को पढ़ा, तो गांधी जी आप समझ रहे हैं गांधी जी कौन है? महात्मा गांधी जी की बात चल रही है। तो ये गांधी जी एक विशेष व्यक्ति थे। ऐसे ही दूसरे शब्द की यदि हम बात करें जिसमें मैंने लिखा हरिश्चंद्र, अर्थात जो हरिश्चंद्र हैं एक सत्यवादी व्यक्ति थे, इसलिए हरिश्चंद्र भी शब्द क्या हुआ? सत्यवादी हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट शब्द की मैंने बात करी जिसमें लिखा हुआ है जयचंद। जयचंद एक बहुत ही देशद्रोही व्यक्ति था, इसलिए यहाँ पर मुख्य शब्द हुआ। ऐसे ही आगे शब्द की बात की गई जिसमें मैंने शब्द लिखा रावण।
रावण एक बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था, इसलिए रावण शब्द भी क्या हुआ यहाँ पर, अहंकारी। आपको इसे समाज के अंदर बहुत से व्यक्ति घमंडी तो मिल सकते हैं, लेकिन जो विशेष व्यक्ति होगा तो वह रावण के को दर्शाया गया। ऐसे ही शब्द लिखें श्रवण कुमार। आपने सभी ने श्रवण कुमार का नाम पढ़ा होगा। यहाँ पर जो श्रवण कुमार शब्द आया, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। तो मैंने यहाँ पर मुख्य शब्दों के अंतर्गत बताया जो विशेष शब्द थे। जब भी किसी विशेष शब्द की बात की जाए या जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम दे रखा हो तो वह व्यक्तिवाचक शब्द कहलाता है। और उन विशेष शब्दों में आप हमें भी ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर जो नाम आता है तो कभी हमारा भी आता है और आप भूल नहीं पा रहे होंगे हमारे नाम को, समझे भाई। तो ये सूरज जो शब्द है ये भी एक विशेष व्यक्ति का नाम बताया। इसके जैसे बहुत सारे व्यक्ति तो होंगे, जैसे आपने गांधी शब्द पढ़ा तो गांधी एक परिवार भी है, गांधी एक परिवार भी है, लेकिन सूरज एक परिवार नहीं है। यदि इस सूरज का और भी नाम दे देता तो यह है व्यक्तिवाचक हो सकता था। तो आप इस प्रकार से पॉइंट समझते हैं, क्योंकि गांधी एक परिवार है जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी की भी बातें की जाती हैं। आगे समझेंगे भाई। तो आपने विशेष व्यक्तियों के अंतर्गत पढ़ा। अब ये संज्ञा के अंतर्गत जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे और इस लास्ट पॉइंट को भी आप नोट करके ही पढ़ेंगे। और ये नोट किस प्रकार के चल रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं भाई। यहां पर हम एक तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नोट करके ही समझाया है। अब ये नोट करके तुम्हें पॉइंट समझाया, तो यहाँ पर इस तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, लेकिन परिभाषा के अंतर्गत आप करेंगे। अब ये परिभाषा के अंतर्गत किस प्रकार का पॉइंट होगा तो ये यहाँ पर पॉइंट समझें। कभी कभी कुछ व्यक्तिवाचक शब्द एक शब्द के नाम का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराते हैं तो वह व्यक्तिवाचक शब्द न रहकर जातिवाचक शब्द बन जाते हैं। तो आपने पॉइंट पढ़ा कि किस प्रकार से शब्दों को क्या कहा गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट और दर्शाया है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि कभी कभी कुछ व्यक्तिवाचक शब्द एक शब्द के नाम का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक शब्द न रहकर जातिवाचक शब्द बन जाते हैं। तो आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये लास्ट पॉइंट पढ़ा जिसमें बताया गया कि कुछ व्यक्तिवाचक शब्द ऐसे आ जाते हैं जो एक शब्द का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराते हैं तो वह व्यक्तिवाचक शब्द ना रहकर क्या बन जाते हैं, जातिवाचक शब्द बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप पढ़ेंगे और एग्जाम्पल में क्या दे रखा था पॉइंट तो समझे। देखो आज के युग में हरीश
चंदों की कमी नहीं है। तो आपने एक वाक्य पढ़ा, आज के युग में हरीश चंदों की कमी नहीं है। तो मैंने अभी बताया था कि जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम दे रखा हो तो वह भी व्यक्तिवाचक शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर हमने बात करी, आज के युग में हरीश चंद ना देकर इस वाक्य में हरीश चंदों की बात की गई। अब जब हरीश चंदो शब्द आया तो हरीश चंदो से तात्पर्य निकलता है कि किसी एक व्यक्ति का नाम का बोध न कराकर पूरी ही जाति को दर्शाया गया, क्योंकि हरिश्चंद्र का मैंने अभी आपको शाब्दिक अर्थ बताया था सत्यवादी, अर्थात एक हरिश्चंद्र एक ऐसे विशेष व्यक्ति थे जो एक सत्यवादी व्यक्ति थे। तो यहाँ पर सत्यवादी के अंतर्गत एक व्यक्ति से ही पूरी जाति को बता दिया। अगर हरिश्चंद्र आता तो एक जाति की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हरिश्चंदो शब्द आ जाने से पूरी जाति को दर्शाया गया, इसलिए यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक ना रहकर यह हरिश्चंदो शब्द क्या कहलाएगा, जातिवाचक। आपने परिभाषा पढ़ी, इसी के आधार पर यदि किसी को ये एग्जाम्पल समझ में ना आया हो तो यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल में समझेंगे, देश को हानि जयचंदों से होती है। देश को हानि जयचंदों से होती है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही जयचंद की हम बात करें तो जयचंद एक देशद्रोही व्यक्ति था। अगर जयचंद शब्द आ जाता तो वह व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ पर देशद्रोही पूरे समाज की बात की गई, जिसमें जयचंद से जयचंदों को दर्शा दिया। तो यदि जयचंद शब्द आता तो वह व्यक्तिवाचक होता, लेकिन जयचंद से जयचंदो शब्द आने से उसकी पूरी जाति को दर्शाया गया, इसलिए यहाँ पर जयचंद शब्द भी क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक ना रहकर क्या बनेगा, जातिवाचक। तो आपने दोनों पॉइंट पढ़े। तो यहाँ पर आपने संज्ञा से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े और इन वन लाइनरों से संबंधित आपने भेद पढ़े सभी के, और संज्ञा में पहला पॉइंट आपने क्लियर किया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे भाई जातिवाचक संज्ञा की। और आज के लिए इतना ही भाई। और ध्यान रखा करो भाई, जैसे ही आप ये पॉइंट पढ़ रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट पढ़ रहे हैं, और इन सभी पॉइंटों को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो यहाँ पर वन लाइनर से संबंधित आप बहुत सारे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बता दिया करें भाई। हमारी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बराबर में बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। और ये वीडियो आपको यदि सब्सक्राइब करोगे तो ये हमारा जो वीडियो है वो आपको डेली 11 बजे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। गुड लक।